दोस्तों अगर आप भी चाहते हो मैक्स पटपटगंज में जाना और वहाँ पे ज्वाइन करना, तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो आज की है। मैं गया था मैक्स पटपटगंज में, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दी। उस पहले सबसे मैंने क्वेश्चन पेपर उनका क्लियर करा, उसके बाद मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दी और इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैक्स आपको कितनी सैलरी दे सकता है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको कौन सी चाहिए। वेब कॉपी अगर आपके पास है, चाहे यूपी की है, उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो या नहीं, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो इस हॉस्पिटल के बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये वीडियो स्पेशल आपके लिए, तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो अभी हम बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में कि कब कब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आ सकते हो, कब कब आपको इंटरव्यू नहीं देने जाना चाहिए वहाँ पे, जिसके साथ आपकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो आप पढ़ के जाओ ताकि जो आपकी आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जो इनका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ABG के बारे में। तो ABG की वैल्यूज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी, जो कि pH की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उसके बाद HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो वो जरूर आप पढ़ के जाना कि pH की 7.35 to 7.45 और PCO2 की है 35 to 45, उसके बाद HCO3 की 22 से 27। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है ना, कंपनसेटेड और डीकम्पनसेशन क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है और आप चाहते हो कि एक ही वीडियो में मुझे सारी चीज़ें पता चल जाए, तो नर्सिंग वाइब के चैनल पे वो वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आप सीधा सर्च कर सकते हो कि ABG बाय नर्सिंग वाइब। तो आपको पूरी डिटेल में अगर आपको ABG पढ़नी है, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप A to Z परफेक्ट हो जाओगे ABG के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई पेशेंट है आपके पास चेस्ट पेन करके आता है, तो क्या मैनेजमेंट है उसकी। तो चेस्ट पेन की मैनेजमेंट आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि आपको ECG करनी होती है पेशेंट की, है ना, देखना होता है कि पेशेंट को, क्योंकि कई बार एपिगैस्ट्रिक पेन और चेस्ट पेन दोनों मिमिक करते हैं। उनको पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे बस मैंने कुछ खाया है, मुझे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। लेकिन ECG करने के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, वो प्राइमरी हो सकता है। अगर विद इन 5 मिनट्स आपने कुछ ना किया तो पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है ना, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए चेस्ट पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन करके अगर पेशेंट आता है तो आपको ECG करनी होती है, ट्रोपाई करना होता है और एंटीप्रोपिएनपी वगैरह करके देखनी होती है, इको करवानी होती है, हमें पता चलता है कि कोई RWM है तो नहीं है उसमें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इको में भी हम देखते हैं। और ECG में ST एलिवेशन चेंजेस होती है तो हमें तुरंत ही सेमी कोड करके पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट करना होता है और पेशेंट को लोडिंग डोज देनी होती है, हेपरिन देनी होती है, ताकि जो पेशेंट को कुछ टाइम मिल सके, है ना। मतलब हार्ट अटैक हो गया है लेकिन फिर भी चेस्ट पेन से कुछ रिलीव मिले और पेशेंट को टाइम मिल जाए और हमें भी टाइम मिल जाए, ताकि जो हम कैथ लैब ओपन करवाते पेशेंट को मतलब जो भी प्राइमरी उनका ट्रीटमेंट है, प्लास्टी है, वो कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे फॉल प्रिवेंशन के बारे में पूछा था कि फॉल प्रिवेंशन क्या होती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि फॉल प्रिवेंशन का आप उनको बताना होता है कि कैसे कैसे पेशेंट को हम फॉल से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर वार्ड में पेशेंट है, पेशेंट को बताना है कि पहले तो एजुकेट करना है पेशेंट को, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, स्लिपरी नहीं होना चाहिए फ्लोर। उसके बाद जो कॉल बेल है पेशेंट के पास रखी होनी चाहिए और जो पानी वगैरह पेशेंट ने पीना है, या कोई भी खाने पीने वाली उसकी चीज़ है वो पेशेंट के पास में रखनी। ये नहीं है कि आपने पानी उधर रखा है, पेशेंट ने ऐसे पानी पकड़ा धड़ूम, तो ये नहीं होना चाहिए ना। पेशेंट के पास ही हर चीज़ रखी होनी चाहिए और कंफर्टेबली जो वो उठा सके अपने आप, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको बता सकते हो, साइड रेल वगैरह लगा के रखनी है ताकि जो फॉल ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाना। चारों में से कोई भी चीज़ के ऊपर आपको आ सकती। जो मेन चीज़ है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम बढ़ गया तो क्या मैनेजमेंट है, और शुगर लेवल कम हो गया तो क्या मैनेजमेंट है। तो ये दोनों के बारे में आपको मेन पढ़ के जाना है। तो पोटेशियम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 40 वाली में भी कि क्या करते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी आपको पता है शुगर कम हो गई तो हम पेशेंट को ओरली कुछ मीठा खाने को दे सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है फिर भी शुगर कम हो रही है
खास करके मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी शुगर बहुत कम होती है, तो आपको पेशेंट को रेगुलर डेक्सट्रोज देना पड़ता है ना। तो अगर पेशेंट को कोई मतलब फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप डेक्सट्रोज चला सकते हो 5% या 10% वाली पेशेंट को, अगर पेशेंट को फ्रीक्वेंट शुगर जो है उनकी लो चल रही है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ईसीजी की जो V2 है, सेकंड वाली लीड है, वो कहाँ पे प्लेस होती है। तो आपको भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, V6 भी पूछ सकते हैं, V1 भी पूछ सकते हैं, V2 भी, 3, 4, 5 कोई भी पूछ सकते हैं ना। तो मेरे केस में जो V2 उन्होंने पूछा था, तो V2 का आपको पता है कि हमेशा ही हम लगाते हैं स्टर्नम के लेफ़्ट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। तो अगर 1 की बात करें तो 1 हम लगाते हैं राइट साइड पे। तो एक V1 ही ऐसी लीड है जो कि स्टर्नम के राइट साइड पे लगेगी, बाकी सारी जितनी भी लीड्स है वो स्टर्नम के लेफ़्ट साइड पे लगेगी, ठीक है। तो V1 और 2 जो है 4th में लगेगी। उसके बाद जो V4, 5, 6 है वो लगेगी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, और जो V3 है वो दोनों के बीच में लगेगी 2 और 4 के बीच में। उसके बाद हाई रिस्क मेडिसिन उन्होंने पूछा था, तो वो भी हाई रिस्क मेडिसिन कोई भी आप बता सकते हो, 5-6 मेडिसिन जो भी आपको याद करके जानी है। तो मतलब ये नहीं है कि आपको उनको 15-20 मेडिसिन बतानी है, कोई भी 5 से 8 मेडिसिन आप कोई भी बता दो, है ना। बीपी बढ़े वाली 2-3 बता दो, बीपी कम हुए वाली 2-3 बता दो, उसके बाद कोई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वाले 2-3 बता दो, और बाकी एंटीकोगुलेंट्स बता दो। बस ये इसी के साथ ही आपकी 8 से 10 मेडिसिन हो जाती है, और इतनी ही आपको बतानी है। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि नेज़ल इन्फेक्शन को क्या बोलते हो हम। तो नेज़ल इन्फेक्शन आपको पता है साइनस की जो इन्फेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में बस इतना ही बताया था कि साइनोसाइटिस है, उसको हम बोलते हैं। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट स्ट्रोक के बारे में पूछ लिया। तो स्ट्रोक जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं। तो स्ट्रोक का आपको पता होना चाहिए कि दिमाग की जो नली है उसके अंदर खून के जो थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है ब्रेन की वेसल्स में, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसमें आप उनको इस्चेमिक स्ट्रोक बता सकते हो, जिसके साथ क्या होता है कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, जिसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है ना। तो उसको हम बोल देते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। और इसके साथ साथ एक TIA होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे वैप के बारे में पूछा कि वैप क्या होता है। तो वैप मैंने उनको बताया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे COPD की फुल फॉर्म पूछी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसके बाद उन्होंने मुझसे SVT की फुल फॉर्म पूछी, जिसको हम बोलते हैं सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, और VT जिसको हम बोलते हैं वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे VT का मैनेजमेंट पूछा था कि कैसे मैनेज करोगे। तो वो मैंने उनको बताया कि हम उसमें CPR भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको शॉक भी दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। और इसके साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझे MI के बारे में पूछा था। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, जो कि जैसे मैंने उनको पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने मुझसे उसके बाद ये पूछा था कि एंजियोग्राफी जो है वो क्या है, और एंजियोग्राफी में अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस दिखती है तो आप क्या करते हो। तो मैंने उनको बता दिया कि एंजियोग्राफी जो है, हम जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उसके अंदर जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है या किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो हम देखते हैं एंजियोग्राफी के थ्रू। देखने के बाद अगर हमें लगता है कि 70% से ऊपर की ब्लॉकेज है तो हम वहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं PTCA या फिर एंजियोप्लास्टी। तो PTCA की आप फुल फॉर्म याद रख लेना, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान पूछे थे। तो इसके साथ साथ जो इनका क्वेश्चन पेपर है वो भी मेरे पास है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का एक्सेस चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में आपको हर तरह के कंटेंट मिलेगा A to Z, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपको 2 साल के एक्सपीरियंस है। मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू के लिए रेडी कर सकता हूं। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो देखो मैक्स जो पटपड़गंज है सैलरी में के मामले में ये अच्छा है, मतलब आपको 23,500 से 24,000 तक सैलरी इस पर मिल सकती है अगर आप फ्रेशर हो तो। इसके साथ साथ जो आपको रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपको यूपी की नहीं चाहिए। यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है वो है दिल्ली की। लेकिन एक बेस्ट पार्ट मुझे इनका ये लगता था, मतलब लगा है, जो कि अगर आपके पास मान लो जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ ना, और मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वेब कॉपी आ गई है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आपकी वेब कॉपी आती है तो आप सोचते हो कि मैं
जॉब पता नहीं ले पाऊँगा या नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनकी मतलब जॉइनिंग थी। जिस दिन मैं गया था उस दिन उनकी जॉइनिंग थी, और उनके पास क्या था, उनके पास वेब कॉपी थी, और वेब कॉपी जो है यूपी की थी, लेकिन उन्होंने वेब कॉपी के साथ एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसके साथ उन्होंने अपनी डीएनसी चेंज करवाया। तो डीएनसी आपको पता है कि 3-4 मंथ के लिए टेम्प्रेरी होती है, तो वो तो आपको टेम्प्रेरी नंबर मिल जाता है, उसी नंबर के बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 3-4 महीने के बाद आपको नहीं भी सही लगा, आपको नहीं अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल लीव कर दो। लेकिन अच्छा हॉस्पिटल है तो लीव नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी चेंज करवा सकते हो और वापस यूपी में भी करवा सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और मैं सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप कोशिश करो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप ना जाओ। तो खास करके मंडे और ट्यूसडे तो आप ना ही जाओ, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मोस्टली जितने भी स्टाफ आते हैं वो मंडे ट्यूसडे को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को बहुत सारे हॉस्पिटल अपनी मतलब रखते हैं कि हमारे पास ट्यूसडे को आके आप इंटरव्यू दे दो। लेकिन ये जो मैक्स पटपड़गंज है, यहाँ पे डे सिलेक्टेड कुछ नहीं है, कभी भी आप आके इंटरव्यू दे सकते हो। और लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मंडे ट्यूसडे ना जाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना कम चांसेस होते हैं आपकी सिलेक्शन के। इसीलिए बेटर है कि आप थर्सडे को जा सकते हो, फ्राइडे को जा सकते हो या सैटरडे को जा सकते हो। ऐसे टाइप के डेज़ में जाओ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। जितनी कम भीड़ उतना ज़्यादा हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। These are the main things which I need to tell you. So all these things you have to keep in mind. So apart from these questions, if you have any doubts, if you wanted to ask me anything about these hospitals like Fortis or Max, you can message me in comment section. So I will help you out. So guys, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।